नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। डॉक्टरों को दवा कंपनियों की तरफ से मिलने वाले उपहारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट एक पीआईएल की सुनवाई कर रहा है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दवाओं की बिक्री को लेकर कंपनियों और डॉक्टरों की गठजोड़ को लेकर एक याचिका में ऐसा दावा किया गया है, जिसे सुनकर खुद जज भी हैरान है। याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर किसी खास दवा को प्रिस्क्राइब करने के लिए कंपनी डॉक्टरों को करोड़ों रुपए के उपहार देती है। उदाहरण के तौर पर अक्सर बुखार में दी जाने वाली एक कंपनी की दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के उपहार दिए गए ताकि उनकी दवा का प्रमोशन हो। इस याचिका में कहा गया है कि जो डॉक्टर उपहार लेकर दवा की सलाह देते हैं, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार भी होना चाहिए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना वाली बेंच ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है। बेंच ने सरकार से 10 दिन के अंदर जवाब मांगा है। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह याचिका फाइल की गई। इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने भी छापेमारी के बाद दावा किया था कि यह दवा निर्माता कंपनी कई तरह की अनैतिक गतिविधियां करती है। सीबीडीटी ने कहा था कि कंपनी की ओर से 300 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी भी की गई। एजेंसी ने जुलाई में कंपनी के 9 राज्यों में 36 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। याचिका में कहा गया है कि अगर इस तरह का काम किया जाता है तो न केवल दवा के ओवर यूज के केस बढ़ेंगे, बल्कि इससे मरीजों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ सकता है। इस तरह के एक तरह से घोटालों से मार्केट में दवाओं की कीमत और बिना मतलब की दवाओं की भी समस्या पैदा होगी। याचिका में यह भी दावा किया गया कि कोरोना महामारी के समय ऐसी दवाओं का ज्यादा ही प्रमोशन किया गया और अनैतिक तरीके से मार्केट में सप्लाई की गई। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस मामले में जवाब मांगा था, लेकिन अब तक हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है। केंद्र की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा है कि रिस्पांस लगभग तैयार है। अब 29 सितंबर को इस मामले की सुनवाई होनी है। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे दवा कंपनियों और डॉक्टरों के बीच की इस तरह की साठगांठ के बारे में, इसके विपरीत असर के बारे में और इस पर लगाम लगाने के उपायों और कोशिशों पर भी आज हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। डॉक्टर चावला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं हरीश के जैन, प्रेसिडेंट कर्नाटका ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हरीश जैन जी। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर चावला आपसे करूंगी। याचिकाकर्ता की तरफ से जब इस मामले पर पक्ष रखा गया तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, What you are saying is music to my ears. This is exactly the drug that I had when I had COVID recently. This is a serious issue and we will look into it. डॉक्टर चावला, डॉक्टरों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं लोग। खासतौर पर कोरोना काल में डॉक्टरों की भूमिका भगवान से कम नहीं मानी गई। अब कोर्ट में ये मामला और डॉक्टरों पर कंपनियों के साथ साठगांठ के आरोप, डॉक्टर महंगे गिफ्ट के लालच में मरीजों को वही दवाई पर्चे पर लिखते हैं। क्या पहली प्रतिक्रिया है इस मामले में आपकी? देखिए, नो डाउट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का भी और मेरा पर्सनल मत है और हम सब डॉक्टर्स का एक ही मत है, एनी अनफेयर प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड मस्ट बी कंडेम्ड एंड मस्ट बी स्टॉप्ड। स्पष्ट शब्दों में आप सोच के देखिए, एक दवा की कोई कमीशन दी जाएगी तो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा उसी दवा की कीमत से आएगा। दैट मीन्स क्वालिटी विल बी अंडरमाइंड। सो स्पष्ट शब्दों में मैं कहूंगा, ऐसा कुछ भी है तो देश का कानून, कुछ भी कानून हो, सख्ती से इस चीज के खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। हम डॉक्टर्स हमेशा समझते हैं कि व्हेन वी से पेशेंट केयर इज आवर ड्यूटी, व्हेन वी से देयर शुड बी ए गुड डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, उसको देखते हुए इस किस्म की किसी किस्म की भी अगर किसी का भी इसमें कोई साठगांठ है तो उसकी पूरी सुनवाई होनी चाहिए, सजाएं मिलनी चाहिए। इट शुड बी ए डेटरेंट पनिशमेंट सो दैट ऐसा कोई दोबारा ना करे। लेकिन इस किस्म के लिए पहले एमसीआई ने भी और अब नेशनल कमीशन ने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने भी हमेशा गाइडलाइंस जारी की थी और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि एक एनजीओ है, वो भी हमेशा कहती आई है डॉक्टरों की छवि साफ होनी चाहिए, पेशेंट के दिमाग में किसी किस्म की शंका नहीं होनी चाहिए। जहां तक मैं समझता हूं, ऐसा जितना मैग्नीट्यूड इस पर्टिकुलर ड्रग के लिए कहा गया, इसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये एक सिंपल ड्रग है, उस पर इतना है तो मुझे थोड़ा शक भी होता है, लेकिन है तो इसकी पूरी सख्ती से छानबीन होनी चाहिए और जो भी मुजरिम है उसको सख्त सजा।
जी आपके पास आऊंगी मैं डॉक्टर चावला। हरिजन जी, आप क्या कहेंगे, कैसे होता है ये सब? कंपनी मुनाफा चाहती है लेकिन मुनाफे के लिए किस हद तक जाया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा अभी डॉक्टर चावला ने भी कहा कि अगर मान लीजिए डॉक्टरों को गिफ्ट्स दिए भी जाएंगे तो उसका पैसा कहीं ना कहीं उसकी कीमत वसूली जाएगी दवा की कीमत के जरिए ही। इन सब पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मैटर तो ये सब जुडिस है, तो इसके बारे में कुछ ज्यादा प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं रहेगा। बट मेरा मानना ये है कि हम जो भी वेदर, अगर आप सॉरी, मैं थोड़ा ये हिंदी में थोड़ा कमजोर हूँ, तो जी, शायद बीच बीच में मेरी इंग्लिश में जी बात जी होगी। ठीक है। बट मेरा कहना यही है कि हमारी जो भी डॉक्टर हैं या दवाई के निर्माता है, बेसिकली तीन हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है कि धारणा है: सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ये तीन मुद्दों के ऊपर ही हमारा जो भी फार्मास्यूटिकल का जो इंडस्ट्री है वो चलती है। अगर आपकी प्रोडक्ट जो भी है, जो अगर सेफ एफिकेसी नहीं होगी तो फिर वो कोई प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। और सेफ्टी तो आज के डेट में एफिकेसी से ज्यादा सेफ्टी की इंपॉर्टेंट ज्यादा है, क्वालिटी की इंपॉर्टेंट है। आप जिस ड्रग की बात कर रहे हो उसमें सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी का तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि ये जो जिस कंपनी ये जो दवा बना रही है, ये करीबन आज से ये 50 वर्षों से ज्यादा से इनका माल दवाई का बिक रहा है और इंडिया की टॉप 20 कंपनी में है ये। तो क्वालिटी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और हमने पहले भी देखा है कि ये जो दवा है, जो पैरासिटामोल, ये जो फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में आपको याद होगा कि उस टाइम में ना तो कोई वैक्सीन थी, और देश और पूरे दुनिया भर में ये जो पैरासिटामोल टैबलेट या जो भी आप बता रहे हो, उसकी पूरी दुनिया में इसकी शॉर्टेज थी। तो ये जो हमारी कंपनी है, जो अपने देश में इन्होंने ये दवा बनाई, उसमें जो पहली तो प्राथमिकता ये थी हमारी, जो ये थी कि इसकी अवेलेबिलिटी हो। तो जिस कंपनी ने अवेलेबिलिटी कराई उसका प्रोडक्ट बिका था। और आप देखोगे कि नॉट ओनली ये जो कंपनी की आप बात करें वो तो लीडर है ही, ये कोविड के पहले से। और कोविड के पहले मैं तो आपको 15 साल पहले ले जाऊंगा, वहां पे चिकनगुनिया के टाइम में भी इसकी दवा बहुत ही ज्यादा बिक्री हुई थी, क्योंकि ये दवा चिकनगुनिया और उसके बाद में आप डेंगू में भी बहुत ही इस्तेमाल होती है। तो ये तो लीडिंग ब्रांड पहले से है ही। तो हमने देखा है कि नॉट ओनली ये जो पैरासिटामोल की आप बात कर रहे हो, आप जो कोई भी दवाई की कोविड के टाइम में जो भी, इवन आप डायबिटीज की दवाई ले लो, कार्डियक की दवाई ले लो, जो भी लीडिंग ब्रांड हुआ करते थे, तो उनकी ज्यादा हुई, क्योंकि ये सारी जगह अवेलेबल थी। ऑनलाइन आप देख लो या हर कोई बड़े बड़े मेडिकल स्टोर में, तो सब जगह ये अवेलेबल थी। तो उस टाइम में जब चैलेंज ये था कि जिसकी अवेलेबिलिटी थी तो उसका माल ज्यादा बिका था। और ये इस कंपनी ने, इन्होंने सब जगह, आप मानेंगे कोविड के पहले ये जो पैरासिटामोल जो रॉ मटेरियल आता है 300 रुपए किलो था। ये कोविड के टाइम में ये मोस्टली चाइना से आता है और ये करीबन 1000 रुपए पर किलो पहुंच गया था। तो उसके बावजूद भी, और ये गलत ये धारणा भी थोड़ा ये रूमर फैल रहा है कि ये जो 650 mg की जो दवाई है ये प्राइस कंट्रोल में नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2013 से ये प्रोडक्ट ये प्राइस कंट्रोल में है और ये इसकी कीमत 2 रुपए से भी टैबलेट से कम है। ठीक है। और ये जो कोविड के टाइम में जब सेकेंड वेव तक हमारे पास में वैक्सीन नहीं थी, तो हमारे डॉक्टरों ने सिर्फ सिंपल दवाई पैरासिटामोल हो गई या सिंपल एंटीबायोटिक हो गई या सिंपल स्टीरॉयड हो गया, उससे करोड़ों लोगों का इलाज किया इन्होंने। 100 रुपए से भी कम में टोटल इलाज हुआ है जिसका घर पे ट्रीटमेंट हुआ है। तो आपको और ये ऐसा पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ भारत में ऐसा चमत्कार हुआ है। और आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट अवर गवर्नमेंट कि इन्होंने दिन रात मशक्कत करके सारी अवेलेबिलिटी कराई और सबसे कोऑर्डिनेट करके कराई। तो मेरे को नहीं लगता कि ये जो आप जो कह रहे हैं कि ये कोई साठ गांठ का कुछ बात है। उस टाइम में तो अवेलेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फार्मास्यूटिकल कंपनी के थे, तो उस टाइम में तो डॉक्टर के पास तो जा ही नहीं सकते थे। सब जगह आपने देखा होगा बोर्ड लगा था कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि उसका कोविड का रिस्क होता था। ठीक है। तो ये मेरे को नहीं लगता, अभी हर कोई प्रोफेशन में थोड़ा बहुत इंस्टेंसेस होता है, कोई ना कोई थोड़ा बहुत क्रिमिनल होता है, बट विच इज इन बहुत ही मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है। ठीक है। तो मेरा तो मानना ये है कि ये ठीक है हरीश जी, आपके पॉइंट्स ठीक है, आपको पॉइंट सुन लिए गए हैं। अदिति टंडन, आपने सुना अभी हरीश जैन जी ने क्या कहा। अब कोर्ट जो कह रही है कि मामला इतना गंभीर है कि इसे आम मुकदमेबाजी की तरह हम नहीं देख सकते, बहुत ही गंभीर मामला है।
कितना चिंताजनक स्थिति है अगर ये सच पाई जाती है तो? कैसे देख रहे हैं आप इस मामले को? देखिए, ये जो एक पर्टिकुलर ड्रग की बात है, ये एक सिम्टम है। जो डिजीज़ है, जिसको हम कहते हैं रोग, जिसकी बात कोर्ट अब करने लगा है, वो बहुत बड़ा रोग है। और रोग क्या है, यहाँ मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है कि एक डॉक्टर और फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिलेशनशिप को कौन रेगुलेट करेगा। मुद्दा ये है कि अगर ये एलिगेशन लगी है कि एक पर्टिकुलर फार्मा कंपनी ने 1000 करोड़ अपने डॉक्टर्स को दिए एक पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन को प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो ये एक बहुत सीरियस चार्ज है। इसको पहली बात तो ओनर्स टू डिसप्रूव इट विल बी ऑन द कंपनी। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं वो कोर्ट का मैटर है, वो सब जुडिस है, उसे हम रहने देते हैं। लेकिन यहाँ इशू ये है कि क्या हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून है जिसके तहत आप इस किस्म के डॉक्टर्स को, जैसे कि मैं एक्सपर्ट्स को सुन रही थी, हरीश जी अभी कह रहे थे, एक मिनिस्क्यूल सेगमेंट ऐसा हो सकता है जो ओवर प्रिस्क्रिप्शन करता है, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये पहली बार नहीं है कि हम ऐसी कोई बात सुन रहे हैं। आपको पता है कि हमारे देश में 2014 में इस पूरे डिबेट को एक विराम देते हुए सरकार ने एक कोड का गठन किया था, यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। उस वक्त फार्मा इंडस्ट्रीज़ की 3 जो मेजर लॉबीज़, 3 जो मेजर बॉडीज़ हमारी कंट्री में हैं, उनके साथ स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद ये डिसाइड हुआ था कि आप लोग इस कोड को वॉलंटरी समझ के हर 3 महीने में सेक्टर में जो मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, जैसा कि अभी कोर्ट ने दिखाया है एक केस में, उन मैल प्रैक्टिसेस को वॉलंटरली रिपोर्ट करेंगे हर क्वार्टर में। ठीक है। आप 2014 से लेके अभी तक की रिपोर्ट्स देख लीजिए, आपको वो मिनिस्क्यूल रिपोर्टिंग मिलेगी। इसका मतलब ये है कि सेक्टर सेल्फ रेगुलेशन की कैपेसिटी शायद खोता जा रहा है। इसीलिए एक विधेयक बनाने की बात हुई है। कोर्ट में कल जस्टिस चंद्रचूड़ ने बहुत स्ट्रॉन्ग टर्म्स में कहा है कि सरकार को जब कहा है कि आप अपना एफिडेविट लाइए, तो क्या कहा है? यही कहा है कि हमें बताइए कि ऐसे मैल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए कंट्री में क्या रेगुलेशन है। फैक्ट है कि कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई स्टैट्यूटरी पावर नहीं है इस यूनिफॉर्म कोड की। आप इस यूनिफॉर्म कोड को मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते, आपके ऊपर कोई स्ट्रिंजेंट कार्रवाई नहीं हो सकती। आपको याद होगा प्रीति कि जब MCI होता था तब ये चर्चा होती थी कि बहुत ही करप्ट बॉडी है। उस वक्त केतन देसाई जी को आउस्ट किया गया था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स लागू किया गया था MCI का, और एक नई बॉडी का गठन हुआ। हमने आज तक नहीं सुना कि नई बॉडी जो बनी है, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसमें प्रावधान है कि आप डॉक्टर्स को इस किस्म से कोड ऑफ एथिक्स में बांधें, और जो डॉक्टर्स कोड ऑफ एथिक्स को निगलेक्ट कर रहे हैं, वायोलेट कर रहे हैं, उनको डी रिकॉग्नाइज करें या उनका लाइसेंस ले लीजिए। सिमिलरली फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस के कोड में प्रावधान है कि अगर कोई फार्मा कंपनी पैसा देते हुए पाई जाती है तो आप उसका लाइसेंस कैंसिल कीजिए। लेकिन आप इंडस्ट्री बॉडीज से पूछ के देखिए, वो आपको नहीं बता सकते एक भी ऐसा केस जहाँ पे कोई भी लाइसेंस कैंसिल हुआ हो। सो कहने का मतलब ये है कि जो लॉ बनती है, कोई भी रेगुलेशन बनती है, वो मिनिस्क्यूल के लिए ही बनती है। अगर कंट्री में रेप लॉ है तो ऑब्वियसली भारतवर्ष में सब तो क्राइम नहीं कर रहे, मिनिस्क्यूल सेगमेंट ही क्राइम कर रहा है, उसी को रोकने के लिए लॉ बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फार्मा सेक्टर और डॉक्टर्स इकट्ठा मिलके एक ऐसा एथिकल स्टैंडर्ड या तो सेल्फ रेगुलेशन के तहत पालन करें, या they should subject themselves to the majesty of the law, and there should now be a law to regulate the pharma sector and doctors relationship, because उसका अभाव है हमारे देश में। और कंज्यूमर सफ़र करता है क्योंकि कंज्यूमर को कुछ नहीं पता, जो प्रिस्क्राइब हो रहा है वो। आपको याद होगा प्रीति कि प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट दिया था। उन्होंने अपील की थी डॉक्टर्स को कि जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कीजिए, लेकिन जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं होती हैं, ब्रांड मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती हैं जिनका कॉस्ट हैवी होता है, जो ओवर प्राइस्ड होती हैं, जो एक्सपेंसिव होती हैं। और इसी वजह से एक ये भी चर्चा आती है स्वास्थ्य मंत्रालय में कि जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना मैंडेटरी कर देना चाहिए, उसकी भी चर्चा साइड में चल रही है। तो ये जो अभाव हैं, जो लैक्यूना स्टैट्यूटरी सेक्टर में हैं इस पर्टिकुलर एरिया को लेके, उन अभावों को भरना अब ज़रूरी हो गया है। ठीक है। डॉक्टर चावला, जेनरिक दवाओं को लेकर जो बात अभी अदिति ने उठाई है, ये बार बार बात उठती रही है कि क्यों डॉक्टर जेनरिक दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं करते,
और यहाँ जो बात थी वो डोज को लेकर भी थी कि जब 500 mg से काम चल सकता है, क्यों डॉक्टर 650 mg की दवा रेकमेंड कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका जाहिर तौर पर जो मरीज है उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा ही पड़ेगा, इसका साइड इफेक्ट्स होंगे ही होंगे। क्यों जेनरिक दवा नहीं प्रिस्क्राइब की जाती है, इसके पीछे आपका तर्क क्या है? दो बातें। पहले तो जो बार बार कहा गया है 500 के ऊपर 650 को बनाएगी, तो लेट मी टेल यू 650 क्या 1000 पैरास्टामोल की भी टैबलेट एग्जिस्ट करती है, न केवल आज से बल्कि आज से 8-10 साल पहले से एग्जिस्ट करती है। एंड देयर मैनी इंटरनेशनल ब्रांड्स भी थे और नेशनल ब्रांड्स भी थे, तो वो एक मुद्दा नहीं है। क्योंकि कई बार जो कोविड-19 में भी और डेंगू में भी और चिकनगुनिया में भी, बिकॉज आपको बता दूं सिंपल पैरास्टामोल वर्ल्ड ओवर एक बेस्ट पेन रिलीवर माना जाता है। हम दूसरे पेन रिलीवर्स आजकल इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, तो सब किस्म के दर्द के लिए पैरास्टामोल की ज्यादा डोज देना आजकल एक जनरल ट्रेंड है, जो अप टू 3 to 4 ग्राम्स तक दिया जा सकता है। दैट मींस 1000 मिलीग्राम दिन में 4 बार देना। तो अगर पेशेंट के लिए दूसरे सॉल्ट्स हमें निमोसोलाइड या इब्रोप्रोफेन या डेक्लोफेनाक वगैरह यूज नहीं करनी। एक तो ये बात है। दूसरा, आपने बात की जेनरिक ड्रग्स की, मैं खुलेआम कहूंगा वी एज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेंबर्स सपोर्ट द यूज ऑफ जेनरिक ड्रग्स, नंबर 1। लेकिन हमारी प्रधानमंत्री जी से मांग है, जहां हम इस बात को सपोर्ट करते हैं तो हम ये भी साथ में कहेंगे कि जेनरिक ड्रग्स की और ब्रांडेड ड्रग्स की क्वालिटी एक ही होगी। इसमें कोई शक नहीं है कि मैनी एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी वायरल ड्रग्स, हम जानते हैं उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है ब्रांडेड में जाके, तो हम चाहते हैं कोई ना कोई रेगुलेशन होना चाहिए। ये सरकार के हाथ में है। इस आज भी ऑल ओवर इंडिया जो प्रधानमंत्री जन सुविधा केंद्र बने हुए हैं, वहां हजारों लाखों लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन एज फार एज आई नो इट, समवेयर डाउन द लाइन द क्वालिटी ऑफ ड्रग कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो मेरी गुजारिश है, government should frame such rules whereby the quality of drugs in the generic drugs or branded उनमें सेम होना चाहिए। अगर ये सेम होगा तो there will be no incentive for a doctor to write only a branded drug. He will think अगर वो सिंपल इबुप्रोफेन लिखेगा तो उसको दवाई अच्छी ही मिलेगी, ऐसी मेरी सोच। अगर ऐसा कर दें, क्योंकि ये चीज कागजों पे काफी समय से चल रही है लेकिन अच्छे से लागू नहीं हो पाई है। Some time back MCI ने it told all its members to write only, चाहे वो ब्रांडेड नाम भी लिखेंगे, ब्रैकेट में जेनरिक नेम लिखना पड़ेगा। मैं इसके सुलाने हक में हूं और मैं कहूंगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सब मेंबर्स ने कुछ स्टार्ट भी किया था, लेकिन ये मुहिम थोड़ी लंबी नहीं चल पाई, तो आज भी बैक टू स्क्वायर वन हम पहुंच गए हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी अपील है, यस वी शुड गो फॉर इट। समवेयर डाउन द लाइन हमें जो कॉस्ट ऑफ ड्रग्स है जो ब्रांडेड में कई बार बहुत ज्यादा हो जाती है, वो इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा और उसको लागू भी करना पड़ेगा। हमारे देश में दिक्कत यह है, समटाइम्स लॉज आर फ्रेम्ड बट वी आर नॉट एबल टू फॉलो इट अप। सो आई एज ए मेंबर ऑफ IMA वुड डेफिनेटली लाइक टू गो फॉर इट। ठीक है। हरी जैन जी, डॉक्टर चावला ने जैसा कहा कि वो इसके पक्ष में है कि सॉर्ट लिखा जाए, जेनरिक दवाएं भी लिखी जाए। आपको लग रहा है कि सेल्फ रेगुलेशन से ही काम चलेगा या पॉलिसी लेवल पर या लॉ के लेवल पर कोई चेंजेस आप लोग की भी कुछ डिमांड है, कुछ होना चाहिए? मेरे को लगता है जो भी सेल्फ रेगुलेशंस हो रही है, जो UCPMP जो आया था 2014 में, तो एज ऑफ नाउ इट इज वॉलंटरी एंड सेल्फ रेगुलेशन काफी हद तक ठीक है। एंड मैं तो एसोसिएशन में करीबन 8 से 9 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और हम लोगों ने पहली बार KDPMA ने पहली बार करीबन 6 साल पहले UCPMP पे हमने वर्कशॉप रखा था टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट UCPMP। जो उस तत्कालीन उस टाइम के जॉइंट सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल में, उन्होंने प्रेसाइड ओवर किया था उस वर्कशॉप पे। और हमारी ये संस्था ये पहली संस्था थी जिन्होंने ये जो UCPMP पे पूरा 8 घंटे का वर्कशॉप किया था, जिसमें काफी सारे डॉक्टर भी इन्वॉल्व थे, फार्मा कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स इन्वॉल्व थे और कंज्यूमर ग्रुप्स के भी लोग इन्वॉल्व थे। हमने बेंगलोर में किया था एंड काफी सक्सेस रहा था। और हमने आज तक उस वर्कशॉप के बाद में, बिकॉज UCPMP के हिसाब से हम लोगों को कंप्लेंट आज तक एक भी कंप्लेंट नहीं आई है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। बट फिर भी अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि UCPMP को वॉलंटरी के बजाय उसको कुछ कंपलसरी करा जाए, उसके अलावा मेडिकल कोड भी है, अगर उसको कंपलसरी करा जाए तो वी वुड वेलकम दैट स्टेप। एंड उसमें जो भी रूल्स और रेगुलेशंस होंगे तो हम डेफिनेटली एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनी आई वुड वेलकम दैट स्टेप। एंड उसमें अगर आपको उसमें ना हमारा बिजनेस क्या होता है, मैंने बताया सेफ्टी, एफिकेसी एंड क्वालिटी। एंड फोर्थ इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो दवा हम लोग लेते हैं एज ए फ्रॉम ए पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रस्ट की बात होगी। अगर हमको विश्वास है कि ये दवा काम करेगी और ये
अच्छी है तो ही वो दवा काम करेगी। ये ट्रस्ट का बहुत बड़ा इशू है। अगर यूसीपी एमपी अगर हम लोग लेके आते हैं एज ए कंपलसरी और उसमें पेशेंट को डॉक्टर के प्रति और दवा कंपनी के प्रति अगर ट्रस्ट बढ़ता है तो वी वुड वेलकम एंड विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन टू डू दैट। उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ हमारे एसोसिएशंस ने कि पिछले हमने 1-2 हफ्ते पहले हमारी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के सेक्रेटरी और मंत्री जी से भी हमारी मीटिंग हुई थी। दो बड़े मुद्दे हैं। एक तो डीपीसीओ है प्राइस कंट्रोल का। तो सरकार के आंकड़े के हिसाब से 18% जो दवाई इंडिया में है वो सीलिंग प्राइस के अंडर पे कंट्रोल्ड है। हमने एक प्रपोजल दिया है कि सारी 100% दवाई आप प्राइस कंट्रोल में लेके आइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड स्टेप जो सरकार अभी लेने वाली है जिसके बारे में बहुत ही सीरियसली काम चल रहा है, ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन। जो टीएमआर का जो मुद्दा है वो भी बड़े जोर में है और जिसमें महंगी दवाई जो है वो उसमें ट्रेड मार्जिन रैशनलाइजेशन में आएगी और काफी सारे प्राइसेस कंट्रोल में होंगे। तीसरा मुद्दा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो हमारे अब वक्त आ गया है कि हमारे देश में ये लाया जाए। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, ये बहुत बड़ा एलिगेशन है कि डॉक्टर महंगी और जो एंटीबायोटिक जो दवाई होती है वो बिना अगर पेशेंट को जरूरत भी नहीं है फिर भी डॉक्टर लिखते हैं। कई सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है जो हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उसके जो हायर अप्स होते हैं और या डिपार्टमेंट के जो बड़े डॉक्टर होते हैं उसको ऑडिट करते हैं और कहते हैं कि भैया कि ये आपको दवाई लिखनी चाहिए नहीं लिखनी चाहिए करके बेस्ड ऑन द पेशेंट्स डायग्नोसिस। तो मेरे को लगता है कि इवन जो प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट है वो भी हमारे देश में अभी टाइम आ गया है कि इसको लाया जाए ताकि कि पेशेंट्स को डॉक्टर और फार्मा कंपनी के बीच में जो ट्रस्ट फैक्टर और ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम हो जाए। और इसमें कि हम तीनों हमारी बेसिकली डॉक्टर हो या फार्मा कंपनी हो कि हमारे के पेशेंट के सभी अगर हम लोग पेशेंट का हित हम नहीं देखेंगे तो हमारे को इस बिजनेस में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा तो मानना ये है कि ये सारे अगर एक बार आ जाते हैं तो वी वुड वेलकम इट एंड आवर एसोसिएशन विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पीपल हु कैन इफ दिस लॉज आर ब्रॉट इनटू। बहुत अच्छी बात है। अदिति टंडन, कोड को कंपलसरी करने के बाद, कड़े लॉ लाने की बात और जो भी आप लोग की तरफ से सुझाव आ रहे हैं वो भी इस दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहे जा रहे हैं। एक सबसे ज्यादा हम कहें युवा देश है हम, अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो उस युवा देश के होने का भी कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर, जो कंपनीज हैं, दवा कंपनी और लोगों के बीच का भरोसा बहुत बड़ी चीज है। तो इन तमाम चीजों के लिए क्या चीज है जो सरकार को पीछे रोक रही है? क्यों कड़े लॉ और कंपलसरी कोड नहीं आ सकता जल्दी? देखिए, सरकार के आगे सबसे बड़ा हर्डल ये है कि मेजॉरिटी जो हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर है वो प्राइवेट सेक्टर में है। गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम लोग जा पाते हैं और बहुत कम लोग वहाँ से दवाएं प्रोक्योर कर पाते हैं। जन औषधि केंद्र में भी बहुत कम लोग जाके कर सकते हैं, वो एक बहुत अच्छी पहल है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, सब लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि 60% जो हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है वो प्राइवेट सेक्टर में है। इसलिए सरकार का हमेशा से ये मानना रहा है कि अगर सेल्फ रेगुलेटरी मोड कामयाब रहे तो वही सबसे अच्छा है। वॉलंटरी डिस्क्लोजर, सारी दुनिया वॉलंटरी डिस्क्लोजर्स की तरफ जा रही है। आप देख रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर में भी आप सारी संस्थाओं को कहते हैं कि वॉलंटरीली बताइए आपकी फैकल्टी कौन है, कौन कितना कैपेबल है, किसकी क्या स्किल है। वैसे ही हमारे प्राइवेट मेडिकल सेक्टर में हम ये, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइवेट मेडिकल सेक्टर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारे देश के हेल्थ सेक्टर का। लेकिन वहाँ पर ये त्रुटियाँ अब आती जा रही हैं। उन त्रुटियों को दूर करने के लिए 2-3 चीज़ें जो सरकार ने सुझाई हैं, आपको याद होगा प्रीति, 2010 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ बना था, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स रेगुलेशन एक्ट। आज तक उस एक्ट को महज 6 से 7 स्टेट्स ने नोटिफाई किया है। क्यों? क्योंकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्राइवेट मेडिकल बॉडीज़ जो हैं वो इसको अपोज कर रही हैं। उस एक्ट में ये प्रावधान है कि सारी फैसिलिटीज़, उनके प्राइसेस, सब कुछ स्टैंडर्डाइज होगा। डॉक्टर किस कंडीशन के लिए क्या प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा जिसके बाहर डॉक्टर नहीं जा सकते। तो ये अच्छी पहल है। तो इस, आई थिंक प्राइवेट मेडिकल सेक्टर को और सरकार को ज़्यादा चर्चा करनी पड़ेगी और हर ऐसे डायलॉग में पेशेंट्स और कंज्यूमर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। मेरे को लगता है, मैं हेल्थ पे बहुत सालों से लिख रही हूँ, कि हमारे देश में
जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है इस पूरे स्टोरी में, जो कंज्यूमर हैं, आप हैं, मैं हूँ और लोग हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। आप मेडिकल एजुकेशन को देख लीजिए, आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पहले देख लीजिए या नेशनल मेडिकल कमीशन देख लीजिए, आपको नहीं नज़र आएगा कि कॉमन सोसाइटी से उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन हो। जबकि हर डेवलप्ड कंट्री में जहाँ मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फार्मास्यूटिकल सेक्टर रेगुलेटेड है, ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, वहाँ पे आप देखेंगे कि सिविल सोसाइटी की एक्टिव पार्टिसिपेशन है रेगुलेशन में, हर चीज़ में। आप जब तक मुझसे नहीं पूछेंगे कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म कोड जिसकी हम सब बात कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा सुन के कि हरीश जी वेलकम कर रहे हैं। अगर वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन बन जाए, क्यों नहीं? क्योंकि अगर जब तक लॉ नहीं बनेगा आप पिनलाइज नहीं कर सकेंगे। डेटरेंट तो तभी होगा ना प्रीति, जब कोई सजा का डर होगा किसी को। तो ये इम्पोर्टेंट है कि गोइंग फॉरवर्ड ये किया जाए। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इन सब मुद्दों से भारत का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है हेल्थ में, जो सबसे ज़्यादा है तमाम देशों में, इस वक्त 50% हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है एक नॉर्मल हाउस होल्ड का, वो जेब से खर्च होता है। टोटल एक्सपेंडिचर जितना है उसका 50%। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बैक ब्रेकिंग जिसको कहते हैं कि ये एक्सपेंडिचर किसी भी आम परिवार के लिए हो सकता है। हालांकि सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत हॉस्पिटलाइजेशन को फ्री किया है 5 लाख, लेकिन इन सब रेगुलेशंस के माध्यम से और भी स्वस्थ और भी ट्रांसपेरेंट सिस्टम्स को जन्म दिया जा सकता है। बिल्कुल। और इसी के साथ समय यही पूरा हो गया है। अदिति टंडन आपका, डॉक्टर नरेश चावला आपका, हरीश जैन जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, मुद्दा आपका में शामिल होने के लिए। जाहिर है ये मामला गंभीर है, इसलिए कोर्ट ने कहा भी है कि इसे आम मुकदमेबाजी की तरह नहीं देखा जा सकता। भारतीय दवा उद्योग दुनिया में एक अहम स्थान रखता है। कोरोना के बाद से कई देशों का विश्वास भारत की दवाओं पर और ज्यादा बढ़ा है। आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे सस्ता दवा उत्पादक देश बनने की राह पर है। और याचिका में लगाए गए आरोप अगर सही पाए जाते हैं तो इस राह में ऐसे दाग अच्छे नहीं हैं। दवा कंपनी को नाजायज फायदा एक पहलू तो है ही, लोगों के स्वास्थ्य पर ज्यादा mg की डोज का प्रभाव भी बेहद गंभीर सेहत पर असर डालता है। और उनके साथ एक तरह से कह सकते हैं कि सेहत के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है अगर ये सच पाया जाता है तो। और इस पर कड़ाई से, सख्ती से निपटने पर काम होना चाहिए, एक मजबूत मैकेनिज्म इसके लिए होना चाहिए। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।